नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज के खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। कोरोना की त्रासदी कम नहीं हो रही है। आज फिर से 4 लाख से अधिक केस एक दिन में सामने आए हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा एक बार फिर से पहली बार 6000 से अधिक हो गया है। लेकिन इन हालातों में भी मुनाफाखोरी और कालाबाजारी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जो दिल्ली ऑक्सीजन की किल्लत की कमी से जूझ रही है, वहीं कल 500 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए हैं। 20,000 रुपए के कंसंट्रेटर 50 से 70,000 रुपए में बेचने के मामले में मैट्रिक्स सेल्युलर कंपनी और दिल्ली के खान मार्केट में रेस्टोरेंट चलाने वाले नवनीत कालरा आरोपों के घेरे में है। नवनीत कालरा के खिलाफ कई राज्यों में रेड डालने के बावजूद दिल्ली पुलिस अभी भी कालरा तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाई है। तो वही मैट्रिक्स कंपनी के मालिक गगन दुग्गल के लंदन में मौजूद होने से इस मामले में उनके रोल को लेकर अभी तक कोई गंभीर जांच शुरू नहीं हुई है। हालांकि मैट्रिक्स कंपनी के सीईओ को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, जबकि मैट्रिक्स कंपनी खुद को पाक साफ बताकर दिल्ली हाईकोर्ट में है। जब ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली की सांसें उखड़ रही है, तब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के जरिए कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के आरोपों ने दिल्ली को हैरान किया है। दिल्ली के पोश खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट समेत अन्य जगहों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बरामदगी के मामले में अब तक मास्टरमाइंड बताया जा रहा खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा फरार है। लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत मिले हैं, जिसके बाद नवनीत कालरा की तलाश में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली समेत कई राज्यों में रेड डाली है। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में उसकी आखिरी लोकेशन हरिद्वार के आसपास की पाई गई है। इस बीच मैट्रिक्स कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करके खुद को पाक साफ बता दिया है। कंपनी के मुताबिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को खरीदने में कोई भी गोरख धंधा नहीं हुआ। कंपनी की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस में जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। वैसे पुलिस ने मैट्रिक्स कंपनी के सीईओ गौरव खन्ना को रेड के साथ ही गिरफ्तार किया था। इस बीच जब ऑक्सीजन की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है, तो ऑक्सीजन की राजनीति भी गर्मा गई है। तो बता दें आपको, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के साथ साथ कालाबाजारी का मामला सामने आने लगा है। जिस तरह से लोग अस्पतालों के बाहर मर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कालाबाजारी और मुनाफाखोरी का धंधा चरम पर है। लोग अपने घरों में कालाबाजारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जमा कर रहे हैं। कई बार ऐसा आरोप कई पार्टी के विधायकों पर भी लगे हैं। वही आज उनसे सवाल करेंगे और बातचीत करेंगे कि किस तरह से उनके आरोप और वो किस तरह से इन्हें देखते हैं, क्या खारिज करते हैं या फिर वो इन आरोपों को कबूल करते हैं। हालांकि कबूल कोई नहीं करता, खारिज ही करते हैं। इस मामले पर तमाम चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरह से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के जरिए कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के आरोप दिल्ली को हैरान कर रहे हैं, ये काफी निंदनीय है, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इस तरह की स्थिति में जिस तरह से लोग मर रहे हैं, लोग उनके तीमारदार चीख पुकार कर रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बीच इस तरह की कालाबाजारी बेहद निंदनीय है। नवनीत कालरा लगातार फरार है। पुलिस की तफ्तीश पूरे मामले में जारी है, लेकिन वो है कहां, अब तक इस मामले में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। सोचिए, जब मदद की दरकार है, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है, उस वक्त भी कुछ लोग मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं। लेकिन इन लोगों को दम तोड़ते उन मरीजों और उनके तीमारदारों से कुछ लेना देना नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं। और यही हाल सिर्फ राजधानी का नहीं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हर जगह से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और कुछ राज्यों ने तो अब ये भी फैसला कर लिया है कि जो भी इस तरह की दलाली करते हुए पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ रासुका के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। किस तरह से दिल्ली में कालाबाजारी जारी है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वैभव जायसवाल आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। लगातार आरोप लग रहे हैं, आपके विधायक पर आरोप लगे हैं, क्या कुछ उसको लेकर कहना चाहेंगे? कालाबाजारी के उन पर आरोप लगे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या जो इस समय जो मानसिकता लोग अपनाए हुए हैं कि कैसे दिल्ली सरकार को बदनाम किया जाए, माननीय न्यायालय ने ये भी कहा है, एक बात कही है कि अगर आप अपने संसाधन से
ऑक्सीजन को एकत्र कर वैभव रहे जी, हैं। मैं आपको और लोगों 1 की मिनट के लिए रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। हमारे साथ संदीप त्यागी जी भी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। अब आप अपनी बात रख सकते हैं वैभव जी, वो भी आपकी बात सुनेंगे और उस पर उनका जवाब भी लेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने माननीय न्यायालय को भी सुना है। अगर उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने किसी संसाधन से लोगों की मदद के लिए अगर आप कहीं से ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए उन्हें बुलाया है, वो अपनी बात रखेंगे। आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके के किसी भी लोग को गलत काम करते हुए कभी भी बर्दाश्त नहीं करती है। जो भी उसका जिम्मेदार होगा, अगर वो सही पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हर एक व्यक्ति, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, दिल्ली के अंदर सभी लोग जो हैं वो अपने स्तर से भी लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको मालूम है कि केंद्र सरकार लगातार कहने के बावजूद, न्यायालय के कहने के बावजूद, आज भी न्यायालय ने एक सख्त टिप्पणी दी है कि हमें मजबूर न करे सख्त कार्रवाई करने के लिए। इस तरीके से माननीय न्यायालय को केंद्र के प्रति जवाब देना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हो सकती है आप न्यायालय के इस वर्जन से समझ सकती हैं। जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, कहीं ना कहीं से उसके संसाधन जुटा रहा है, एकत्र कर रहा है कि हमारे सामने जो लोग तड़प रहे हैं, आज पहली प्राथमिकता है कि उनको ऑक्सीजन दी जाए, क्योंकि हमारे लिए दिल्ली के एक एक व्यक्ति की जान कीमती है। और उसी के तहत आदमी प्रयास कर रहे हैं, हमारे विधायक प्रयास कर रहे हैं, मंत्री प्रयास कर रहे हैं, हमारे सभासद प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा है कि लगातार कैसे उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार लगे हुए हैं कि कैसे जन सेवा की जाए, लोगों की जान बचाई जाए। कोई भी एक व्यक्ति सांस की कमी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी जान ना उखड़े। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, लगातार हमेशा बताया जाता है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आज दैनिक जागरण में ये एक लेख छपा है, मैं हेडलाइन पढ़ देता हूं आपको कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए फैक्ट्रियों पर लंबी कतार। ये गोरखपुर के गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, वहां का ये हाल है। ये जब कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर की ऑक्सीजन की कहीं किल्लत नहीं है, तो योगी जी के गृह जनपद में ये नौबत है। लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं और हम तो खुल के कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, अगर आप ऑक्सीजन दे दें तो हम 9,500 बेड तत्काल व्यवस्था कर देंगे। हम लगातार कह रहे हैं कि सिर्फ आप हमें ऑक्सीजन का सपोर्ट कीजिए। हम जायसवाल जी, एक एक व्यक्ति के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी उनका जवाब ले लेते हैं ताकि ठीक है जायसवाल जी, त्यागी जी से उन पर इसका जवाब ले लेते हैं। त्यागी जी, वैभव जी कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके जो विधायक हैं उन्होंने घर में 630 कंसंट्रेटर जो रखे हैं ऑक्सीजन के, वो कह रहे हैं कि वो आम लोगों की मदद के लिए थे। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? मैडम, मैं क्या बताना चाहूंगा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण मामला जो है वो दिन तो दिन बढ़ता जा रहा है, हालात दिल्ली के खराब हो रहे हैं। और ऐसे में दवा, ऑक्सीजन बेड की भारी किल्लत होने के बावजूद, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कालाबाजारी में लिप्त है, कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। कल माननीय न्यायालय में आम आदमी पार्टी के मतलब दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि हम 113 लोगों के खिलाफ मुकदमे कर चुके हैं, 98 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुके हैं। लेकिन उन 98 लोगों में गिरफ्तार करने वाले में छोटे छुटवैये लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस चीज के बड़े खिलाड़ी हैं। इमरान जैसे मंत्री जैसे लोग, उनके भाई जैसे लोग जो 6-6 सिलेंडरों की कालाबाजारी करते हैं, 30-30 हजार में, 35-35 हजार में सिलेंडर बेच रहे हैं, रेमडेसिविर का इंजेक्शन बेच रही है। इनको शर्म नहीं आ रही। एक तरफ दिल्ली की जनता मर रही है, उनको रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ इनके लोग कालाबाजारी करने में विलुप्त लगे हुए हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो 30,000 35,000 बेच रहे हैं। अगर वो 30,000 35,000 बेच रहे हैं, आपके पास कानून व्यवस्था है, आप कार्रवाई करिए। आपको किसने रोका है? आप ये आरोप चैनल पे बैठ के ना लगाएं कि वो 30,000 35,000 में बेच रहे हैं। वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर आपने पकड़ा है, अगर आपका ये आरोप है, आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूँ पंडित जी, आपने अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसके बावजूद आप किसकी बात कर रहे हैं? कल आपको माफ करिएगा मुस्कान जी, मैं पूछना चाहता हूँ अपने भाई से, अगर जायसवाल जी आप 1 मिनट रुकिए, मुझे उनसे जवाब ले लेते हैं। राजनीति करनी नहीं आ रही, सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। सिर्फ राजनाथ आपदा में शर्म आपको आनी चाहिए। आपके हाथ में पुलिस है, आप हाथ से हाथ बांध के बैठे हुए हैं, इसका मतलब आप राजनीति कर रहे हैं।
पुलिस आपके पास है। अगर 35,000 में सिलेंडर बिक रहे हैं तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? सुरक्षा व्यवस्था आपके हाथ में है। आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया हमारे मंत्री को? इसका मतलब आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आरोप लांछन लगा करके अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। जयसवाल जी, एक मिनट सुनिए, मैं आपको एक बात और बताना और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये आपका एक राजनीतिक स्टंट है। इस तरीके का राजनीतिक जयसवाल जी, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी कुछ कहा है, कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है, आप वो भी सुनिएगा। जयसवाल जी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता का ट्वीट सुनेगा, दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष है ये। इन्होंने लिखा है कि एक तरफ दिल्ली की जनता ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रही है और दूसरी ओर आप विधायक इमरान हुसैन अपने घर पर 630 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करके बैठे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों और समर्थकों को कालाबाजारी करने की कोई स्पेशल लाइसेंस दे रखा है? ये उन्होंने ट्वीट किया है सर, क्या जवाब देंगे इस पर? मैं इस पे वही अपने भाई को बता रहा था, संदीप जी को, कि कानून व्यवस्था किसके हाथ में आज के डेट में? आप सिर्फ लांछन लगा रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार 700 मैट्रिक टन का टन की मांग कर रहे हैं कि प्रतिदिन हमें 700 मैट्रिक टन चाहिए। इनके पास वो व्यवस्था नहीं देने के लिए, तो जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए, इस तरीके के झूठे लांछन लगाने का सिर्फ काम करती है भारतीय जनता पार्टी। मैं बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मंत्री है ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने योगी जी को पत्र लिखा कि ऑक्सीजन नहीं है, अभी जल्दी। कल की घटना है, विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह है, लखीमपुर खीरी के विधायक, उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, जान उखाड़ नहीं है, हम कैसे जान बचाएं। आपके सांसद विधायक लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री लगता है शर्म खत्म हो चुकी है उनके अंदर से। वो लगातार झूठ बोल रहे हैं मीडिया में कि हमारे पास ऑक्सीजन, हमारे पास दवा है, हमारे पास बेड है। अगर है तो आपके मंत्री, आपके सांसद, आपके विधायक क्यों लगातार आपको पत्र लिख रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जनता को जब भी समस्या जनता के ऊपर आएगी, भारतीय जनता पार्टी जयसवाल जी, आप जनता को भटकाने का प्रयास करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इस समय आपको करनी चाहिए। कानून व्यवस्था है, दिल्ली के मुख्यमंत्री व्यवस्था संभालने में नाकामयाब है। माफ करिए, आपको मैं कहता हूँ, संदीप जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि आप दिल्ली की जनता के प्रति अपनी संवेदनाओं को जगाइए, इस तरीके की राजनीति न करिए। मैं आप दोनों को एक बात बताना चाहूंगी, त्यागी जी और जायसवाल जी, आप दोनों के लिए ये बात है, केंद्र और दिल्ली सरकार में जिस तरह से समन्वय नहीं बन पाया था, उसे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया है। ये आपको पता होगा, मालूम होगा आपको कि ऑक्सीजन और दवा के लिए आप टास्क फोर्स, यानी कि सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि आप दोनों में जब आपसी समन्वय नहीं बन पा रहा है, तभी सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। मैं मुस्कान जी एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ जयसवाल जी, त्यागी जी से एक बार इस पर जवाब मैं ले लूँ उनका, मैं आऊंगी आपके पास। मैं बता देना चाहता हूँ कि कल ये लोग कालाबाजारी करने में, आरोप प्रत्यारोप करने में बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। ये लोग आरोप प्रत्यारोप करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। अब ये सुनेंगे नहीं, वो सुन रहे हैं सर, आप बोलिए। सुनने की, क्योंकि इनके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है, अपनी अपनी बोलने की क्षमता है। मैं बता देना चाहता हूं कि ये लोग कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं कि कैसे हम लोग आपदा को अवसर बनाएं। ये लोग आपदा को अवसर बनाने में लगे हुए हैं। त्यागी जी, आरोप तो त्यागी जी कालाबाजारी के आरोप तो बीजेपी पर भी लगाए जा रहे हैं। मैडम, एक मिनट जयसवाल जी, एक मिनट। कालाबाजारी के आरोप त्यागी जी, कालाबाजारी के आरोप बीजेपी पर भी लगाए जा रहे हैं। आप ये बताएं, आप 700 मैट्रिक टन दिल्ली को कब देंगे? प्रतिदिन आप 700 मैट्रिक टन दिल्ली को कब देंगे? सर, इसको मैं से बाहर निकलना होगा सर, जिस तरह से आप कर रहे हैं इस तरह से चर्चा नहीं होगी। इसको मैं से बाहर निकलकर एक एक करके अपना जवाब दीजिए। अपना प्यार देके जिताया था, आपके 7 सांसद इस वक्त कहाँ है? उनकी जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ यही है। त्यागी जी और जायसवाल जी, इस तरह की तू मैं सटीक नहीं है सर। जिस तरह से आम चर्चा होती है उस तरह से चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद आपसे एक बार फिर से चर्चा शुरू करेंगे। गुरु तेग बहादुर मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा तमतान साहब, जिला जींद,
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, चलिए तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में जिस तरह की स्थिति है, कालाबाजारी की स्थिति लगातार देखी जा रही है। चीख पुकार लोगों की मची है, मदद की दरकार लोग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कालाबाजारी और गोरख धंधे की भी खबरें सामने आ रही हैं। लोग चाहते हैं कि उनके पास कोई आए, मदद के लिए उन्हें ऑक्सीजन दवा मुहैया कराए, लेकिन इस बीच 20,000 का कंसंट्रेटर 50 से 70,000 में मिल रहा है। इसी पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। हमारे साथ वैभव जायसवाल जुड़े हुए हैं। वैभव जी, कालाबाजारी को लेकर आप पर लगातार आरोप लग रहे हैं। हालांकि आरोप बीजेपी पर भी हैं, लेकिन जिस तरह से आप पर इतने आरोप लग रहे हैं, क्या आप उन्हें मानेंगे या उन्हें खारिज करेंगे? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जन सेवा के लिए हम अपने संसाधन जुटा रहे हैं तो ये कालाबाजारी कैसे हो गई? क्या आपने रंगे हाथ किसी को पकड़ा? क्या आपने खरीदते हुए किसी को पकड़ा? अगर पकड़ा तो मैं संदीप जी से पूछना चाहता हूँ कि अभी तक हाथ पर हाथ रख के क्यों बैठे हुए हैं? वो दिल्ली के अंदर कार्रवाई करने के लिए किसने इन्हें रोका हुआ है? वहां पर लगातार एक एक जान बचाने का प्रयास चल रहा है। हमारे विधायक, सांसद, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, पार्षद सभी लोग लगे हुए हैं। आपने देखा होगा माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने अभी ऑटो सेवा, पहले 10 ऑटो की सेवा शुरू की कि मरीजों को कैसे उनके घर से अस्पताल तक पहुंचाया जाए, क्योंकि संसाधन कम पड़ रहे हैं। कल फिर उन्होंने 30 एम्बुलेंस की और व्यवस्था की। तो हमारा हर एक कार्यकर्ता दिल्ली की एक एक जान को बचाने के प्रति प्रतिबद्ध है और उसी के लिए सभी लोग अलग अलग से संसाधन जुटा रहे हैं। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी और मित्र बैठे हुए हैं, बड़े अफसोस की बात है कि आज भी वो ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि दिल्ली को जो डिमांड है कि 700 मैट्रिक टन को उस प्रतिदिन दिल्ली को चाहिए, वो हमें कैसे वो देंगे, वो इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जनता इन मुद्दों को भूले और किसी और मुद्दे की तरफ से जाए। इनके पिछले रिकॉर्ड पर देखा जाए, जब भी देश से समस्या आई है, राज्य पे समस्या आई है, ये हमेशा बेरोजगारी पे इनसे सवाल पूछो तो ये कोई और बात करेंगे। इनसे महंगाई की बात पूछो त्यागी जी से संपर्क हमारा टूट गया है, उन्हें दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। उनसे इस पर मैं तमाम जो आपने सवाल उठाए हैं उस पर भी जवाब लूंगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर कि जिस तरह से इमरान हुसैन के घर पर मिले हैं 630 सिलेंडर, सर उन्होंने जिस तरह से रखे 15 से 10-15 सिलेंडर जितने भी उन्होंने रखे हैं, मुझे पूरा उनका अमाउंट नहीं पता, लेकिन जितने भी उन्होंने रखे हैं, ये आरोप है मुस्कान जी, आरोप है। सर सुनिए, वो जरूरत के समय तो अपनों की मदद करेंगे ना सर, दूसरे पक्ष की थोड़ी सुनेंगे वो। एक तरह से तो ये कालाबाजारी ही हुई ना सर, एक तरह से तो ये जमाखोरी हुई कि उन्होंने अपने घर में रख लिए और जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो उन्हें निकाल कर इस्तेमाल करेंगे। आज तक दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपना पराया समझा ही नहीं। दिल्ली का एक एक व्यक्ति उनका अपना है और मदद करेंगे, किसकी करेंगे? दिल्ली की जनता की करेंगे। दिल्ली की जनता उनकी अपनी है। यहाँ पर माफ करिएगा, आज भी आप भी जानती हैं और सब पूरा देश जानता है कि एनसीआर से सटे हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के लोग ही दिल्ली में आके इलाज कर रहे हैं। यहाँ कोई अपना पराया नहीं देखा जा रहा है। होम आइसोलेशन में 42 से 45 हजार लोग हैं, उनकी भी सेवा देनी है। सिर्फ हम क्यों भूल जाते हैं कि अस्पताल की हम बात करते हैं, जो होम आइसोलेशन में जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उनको भी पूर्ति करानी है। हमारा हर एक विधायक, सांसद इस काम के लिए अपने जी जान से लगा हुआ है, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कि सौरभ भारद्वाज अभी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, बड़ी बुरी स्थिति थी। हमारे सत्येंद्र जैन जी के पिताजी नहीं रहे, आपने देखा होगा कि उसके बावजूद वो जनता के प्रति प्रतिबद्ध है, लगातार वो फील्ड में है, वो लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। ये नहीं कि आज उनके घर में कोई समस्या आ गई तो अपने पूरे राज्य को अपना परिवार समझते हैं, वो परिवार मानते हुए वो लगातार काम कर रहे हैं। आप देखेंगे संदीप त्यागी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं बीजेपी से। संदीप जी, मदद के हाहाकार के वक्त इस समय जो मददगार है उसको लेकर
तमाम बीजेपी की पार्टी, तमाम पूरी टीम क्यों सवाल खड़े कर रही है सर? जी त्यागी जी, मैडम, मैं बताना चाहूंगा, भारत जिस तरीके से बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर आकर के लोगों की मदद कर रहा है। आप गाजियाबाद इंतजार की तरफ देखेंगे, आप सहारनपुर की तरफ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्यकर्ता जिन लोगों के घर में कोई है नहीं, उनके मतलब कुछ नहीं है, तो उन लोगों की अस्थियों को जाकर के विसर्जित करके आने का काम लेकर के उनको दाह संस्कार करने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता कर रहा है। तो सिलेंडर घर घर पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, मंत्री, काला बाजारी में लिप्त नहीं है, काला बाजारी करने में भी व्यस्त नहीं है। सरकार के मंत्री, सरकार के मुखिया, इनको शर्म आनी चाहिए कि अपने घर में 600 सिलेंडर रख के ये लोगों को 35-35 लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ऑक्सीजन देने की बात नहीं करते हैं, ऑक्सीजन आप देने की बात नहीं कर रहे हैं। ये सच की बात है कि इससे भी आप राजनीति कर रहे हैं। आपको तो चुनाव जिस तरह से आपने कहा कि कालाबाजारी, मैं आपके संज्ञान में ये भी बता दूं, त्यागी जी सुनिए, आपके संज्ञान में मैं ये बात भी लाना चाहती हूँ कि जो दिल्ली के जितने भी गुरुद्वारे हैं वो भी इस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं सर। इसी तरह से वो ऑक्सीजन घर में रख रहे हैं अपने पास, और जब उन्हें जरूरत होती है तो वो लोगों को देते हैं। सभी गुरुद्वारे इसी तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, तो क्या आप उन्हें भी इसी तरह से कालाबाजारी कहेंगे? मैडम, मैं कालाबाजारी में इलेक्शन की, मैं ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सरकार के लोगों से, सरकार के अधिकारियों से इलेक्शन ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं, और जो लोग होम आइसोलेशन में है उनके घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे लोग दलाली करने का काम नहीं कर रहे। दलाली करने का काम आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता कर रहे हैं, और कोई दलाली करने का काम नहीं कर रहा। इनके कालाबाजारी के आरोप तो बीजेपी पर भी लगे हैं। इनके यहाँ दिल्ली में आरटीपीसीआर का टेस्ट 800 रुपए में किया जा रहा है, तो वहीं 20 से 30 हजार रुपए में एम्बुलेंस की जा रही है, और वहीं जाके देखेंगे दाह संस्कार के भी में भी उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 1 लाख रुपए में बेड मिल रहे हैं। आपको मालूम है संदीप जी, आप लोग आरोप लगाना कब छोड़ेंगे? आप क्यों भूल जाते हैं कि केंद्र में आप बैठे हैं, देश के कई राज्यों में आप बैठे हैं। आप अपने गिरावान में झांकिए पहले, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का जो खेल आप लोग खेलते हैं। त्यागी जी, उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जायसवाल जी ने, उत्तर प्रदेश में भी आप ही के एक नेता पर इस तरह के आरोप लगे थे कालाबाजारी की, हालांकि उन पर कार्रवाई हो गई थी। तो देखना ये भी बड़ा होगा कि दिल्ली में कब कार्रवाई होगी, ये भी बड़ी बात है। और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, तो हम ये तय नहीं कर सकते सर, ये मामला भी हाई कोर्ट में है, तो हम ये तय नहीं कर सकते कि कालाबाजारी अगर उन्होंने की है या नहीं, ये हम तय नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा सवाल ये है सर, मैंने आपसे पहले भी कहा कि गुरुद्वारे भी इसी तरह से कर रहे हैं ना सर, क्या पता वो भी लोगों की सहायता के लिए ऐसा कर रहे हो, वो भी इनकी निगाह में कालाबाजारी है। ये खालिस्तानी कहते हैं, आज वो देश सेवा कर रहे हैं, ये तो उनको भी कालाबाजारी कर देंगे। ये ऐसे लोग हैं, इनका न चाल है, न चरित्र, न चेहरा है। देश की जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। इनको मतलब है ये चुनाव जीवी हो चुके हैं। मुस्कान जी, मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है त्यागी जी, अब मैं जायसवाल जी से आपके सवालों का जवाब लेना चाहूंगी। नहीं बताएंगे मुस्कान जी, मैं पूछना चाहता हूँ, एक बार मेरे मित्र बता दे संदीप जी कि कब वो 700 मैट्रिक टन 30 दिन से प्रतिदिन दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ बैठ के आपके चैनल में बोल रहा हूँ कि अगर जायसवाल जी 700 मीट्रिक टन का आपने जिक्र किया, अगर इस तरह से सर घरों में लोग जमा करके रखते रहेंगे, घरों में लोग जमा करके रखेंगे, तो क्या आपको तो फिर 1000 मीट्रिक टन भी पूरी नहीं पड़ेगी सर? ऑक्सीजन उस समय आपको 1000 मीट्रिक टन भी पूरी नहीं पड़ेगी अगर इस तरह से लोग जमा करते रहेंगे। कालाबाजारी का सिर्फ आप विधायक पर नहीं, तमाम जो आम लोग हैं वहां पर, वो भी इस तरह से घरों में जमा कर रहे हैं। आपको लोगों को समझाना होगा ना सर, इस तरह से अगर लोग अपने घरों में जमा करेंगे फिर तो आप कितनी ही ले लीजिए, आपको ऑक्सीजन पूरी पड़ेगी नहीं सर। हर व्यक्ति अपने परिवार की चिंता करता है। आज हर व्यक्ति को मालूम हो चुका है कि मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करेगी, उनको अपने दम पे रहना है। उनको मालूम है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार उनको बेड दे देगी, दवा दे देगी, ऑक्सीजन कहां से देगी? ऑक्सीजन देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र का है। लेकिन लगातार जिस तरह से ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आपको मैं बता दूं, ये इसी कारण से दिल्ली की जनता पैनिक हो चुकी है। अगर ये आज मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर 700 मैट्रिक टन जायसवाल जी, इसका मतलब तो ये हुआ जायसवाल जी कि पहले आपने 350 मांगा था, फिर आप 500 पे आए, अब आप 700 पे आए हैं, धीरे धीरे आप 800, 900, 1000 इसी तरह से उतरेंगे और आप लोगों को कहते रहेंगे ना, आप लोगों को कहेंगे कि आप अपने घरों में जमा करके रखिए। मैं मुस्तान जी कहना चाहता हूं, IMR की रिपोर्ट है कि 967 मैट्रिक टन दिल्ली को प्रतिदिन चाहिए। हम 700 मैट्रिक टन मांग रहे हैं।
लेकिन ये एक बार भी आपसे नहीं कहेंगे कि मैं कल से 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन दिल्ली को दे रहा हूं। ये इस बात से नहीं कहेंगे, ये सिर्फ बात घुमाने का प्रयास करते हैं। इन लोग के अंदर ये भावना है कि कोई भी मुद्दा हो उस मुद्दे को हल ना करो, उस मुद्दे की जड़ तक मत जाओ। कैसे मुद्दे को डाइवर्ट किया जाता है, हमारे मित्र जो बैठे हैं ये भली बात की जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही हो चुका है कि जनता के प्रति जो जवाबदेही है उसमें जवाब नहीं देना है, कैसे जनता को गुमराह करना है, वो कोई भी मुद्दा हो जाए। ठीक है जायसवाल जी, अब आपने सवाल उठाए, आरोप लगाए, अब आप एक बार शांत रहिएगा, मैं त्यागी जी से जवाब ले लेती हूँ। त्यागी जी। मुस्कान मैडम जी, अब मैं बता देना चाहता हूं, मेरे मित्र भी कह रहे थे कि 700 टन की बात कर रहे थे, 730 टन की बात कर रहे थे। पहले जानकारी करके आए, कल जिनकी मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री कल कह रहे थे कि हमें 730 टन मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हुई है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, किसी और ने नहीं कहा है। और 700 मीट्रिक, इनको 700 एक दिन त्यागी जी, सिर्फ एक दिन त्यागी जी, सिर्फ एक दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिली है, उसके बाद नहीं मिली सर। मैडम मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। आज तो सिसोदिया जी कह रहे हैं कि हमें अब तक 437 मीट्रिक टन मिली है, इससे ज्यादा हमें मिली नहीं है। ये झूठ इनके अलावा, झूठ बोलने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया था। आज जानकारी बिल्कुल जायसवाल जी भी कह रहे हैं, त्यागी जी, अरविंद केजरीवाल जी ने पीएम का धन्यवाद भी किया था जब 700 मीट्रिक टन उन्हें ऑक्सीजन मिली थी, लेकिन अगले ही दिन जब उन्हें इस तरह से पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कैसे धन्यवाद करेंगे सर? जिस दिन उन्हें पूरी ऑक्सीजन मिली उस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने धन्यवाद किया था, स्पेशल ट्वीट किया था उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन अगले ही दिन फिर से तय कोटे से कम ऑक्सीजन मिल रही है। उसके बाद गलत मैडम, झूठ बोलने का काम है इनका। मैंने कहा अभी आपको, इनके पास कोई जवाब नहीं, जितनी इन्होंने रिपोर्ट मांगी है, जितनी इन्होंने दी है, उतनी ऑक्सीजन इसमें गलत कुछ नहीं है सर। त्यागी जी, इसमें गलत क्या है आप मुझे ये बताएंगे? सरकार ने मुहैया कराई है। कल इनके मंत्री कह रहे थे कि हमने 4 प्लांट, इनकी सरकार के वकील कह रहे हैं कोर्ट में जाकर के, हम 4 प्लांट लगा दिए हैं और 5वां प्लांट हमारा 9 मई से चालू हो जाएगा, तो हमें सरकार ऑक्सीजन की मात्रा कम की जरूरत पड़ेगी। तो सर जब 5वां प्लांट लग जाएगा तब कम पड़ेगी ना सर? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोटा तय किया है, आपको उसके अकॉर्डिंग देनी होगी ना सर ऑक्सीजन। आप उनके प्रति जवाबदेही नहीं है, आपके क्रिकेटर सांसद आखिर कमेंट्री। ठीक है जायसवाल जी और त्यागी जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन इस तरह की तू मैं इस तरह की बहस कभी भी आम रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाती है। लगातार दिल्ली में चीख पुकार मची है, लोग ऑक्सीजन बेड के लिए तरस रहे हैं, दवाओं के लिए तरस रहे हैं, वो सोच रहे हैं कोई उन्हें इस तरह से दवा मुहैया कराए, लेकिन बावजूद इसके इस तरह से कालाबाजारी और गोरख धंधा जिस तरह से चल रहा है, ये काफी बेहद निंदनीय और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
ANB न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है। मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के कोविड फैसिलिटी में भर्ती कराने की राष्ट्रीय नीति में बदलाव कर दिया है। कोविड हेल्थ फैसिलिटी में भर्ती के लिए अब कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 का संदिग्ध मामला CCC, DCHC या फिर DHC के संदिग्ध वार्ड में भर्ती किया जाएगा। किसी भी मरीज को किसी भी हालत में सेवाएं देने से मना बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इनमें ऑक्सीजन या फिर आवश्यक दवाएं शामिल होंगी। भले ही रोगी एक अलग शहर से संबंधित हो, किसी भी मरीज को इस आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा कि वो उस वैध पहचान पत्र को दिखाने में सक्षम नहीं है जो उस शहर से संबंधित नहीं है जहां अस्पताल स्थित है। मंत्रालय ने यह कहा है कि अस्पताल में प्रवेश जरूरत के हिसाब से होगा। इस समय लोगों में डर का माहौल है। प्रतिक्रियाएं सुनिए, लोगों का क्या कुछ कहना है। मंत्रालय ने आज बड़ा फैसला लिया है और साफ तौर पर कहा गया है कि अस्पतालों में पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। अस्पतालों में अगर आप जाते हैं इलाज करवाने के लिए तो वहां पर अब तक होता था कि आप पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाते थे, उसके बाद ही आपको अस्पतालों में एडमिट किया जाता था। लेकिन आज ये बड़ा बदलाव केंद्र की तरफ से किया गया है। चाहे कहीं का भी अस्पताल हो, अब आप बिना कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट के अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। ये बड़ा बदलाव कोरोना काल में किया गया है। कोरोना काल में एक तरफ लगातार परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि दूसरी लहर जो है खतरनाक होती जा रही है। तीसरी लहर का एक तरीके से आगमन देखा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी। ये एक्सपर्ट का कहना है कि तीसरी लहर आएगी, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। खतरनाक और ज्यादा वायरस हो सकता है जो कि बच्चों में अटैक कर सकता है, दूसरे लोगों में भी अटैक कर सकता है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज किया जा रहा है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज इसलिए किया जा रहा है जितना जल्दी हो सके इसको पूरा किया जाए। हालांकि बहुत बड़ी जनसंख्या है, पूरा होना अभी आसान नहीं है। वैक्सीन लगातार खत्म होती चली जा रही है। एक तरफ विपक्ष टैक्स का मामला उठा रहा है कि टैक्स 5% वैक्सीन पर लग रहा है, जिसकी वजह से अतिरिक्त खर्चा राज्य सरकारों पर इस समय पड़ रहा है। इसीलिए वैक्सीन राज्य सरकारें नहीं खरीद पा रही हैं और राज्यों को पूरी मात्रा में वैक्सीन अब नहीं मिल पा रही है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 18+ को वैक्सीनेशन शुरू होना था लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि कमी वैक्सीन की बहुत ज्यादा चल रही है। मरीजों को सेवाएं देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये आज केंद्र का फैसला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अब इसके पीछे तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब तक रिपोर्ट देखनी होती थी, चाहे आप किसी भी बीमारी का इलाज कराने जा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ कोरोना के लक्षण आप में दिखते हैं उसके बाद आप इलाज कराएंगे। किसी भी बीमारी का आप इलाज कराते थे तो कोविड टेस्ट पहले होता था, उसके बाद आपका इलाज शुरू होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप अब अस्पतालों में जाएंगे तो वहां पर कोविड टेस्ट नहीं होगा। अगर आपके पास कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं भी होती है तब भी आपको अस्पतालों में भर्ती किया जाएगा और बखूबी इलाज किया जाएगा, क्योंकि पूरे देश में इस समय जैसे हालात हो चुके हैं, जो अस्पतालों के सिस्टम है पूरी तरीके से गड़बड़ा चुके हैं, अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरीके से बिगड़ चुकी हैं। अस्पताल में अब पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। तमाम ऐसी जो है परेशानियां लगातार सामने आ रही हैं। बच्चों को लेकर परेशानियां इसलिए सामने आ रही है क्योंकि अब तक बच्चों का टीकाकरण शुरू नहीं हो पाया है। बच्चों के लिए कोई टीका अभी तक बना भी नहीं है, उसका ट्रायल भी नहीं हुआ है। अब तक सिर्फ पहले तो 45+ लोगों का टीकाकरण हो रहा था, उसके बाद 18+ लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ, लेकिन बच्चों के लिए अभी तक ना तो कोई ट्रायल शुरू हुआ है और ना ही टीके की बात कोई सामने आई है। इसीलिए अब खतरा इस बात को लेकर है कि अगर तीसरी लहर आती है तो वो खतरनाक बच्चों के लिए हो सकती है। अब उनको कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि हम पिछले
1.5 साल से देख रहे हैं बच्चे अपने घरों में हैं, ना तो वो स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही ऑनलाइन उनकी पढ़ाई ठीक से हो पा रही है। ऑनलाइन वो सिस्टम लोगों के पास नहीं है जो कि होना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सभी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिरकार होगा क्या, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे किया जाएगा। राजनीति इसमें लगातार होती चली जा रही है। और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब 2 दिन हो गए, बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, आ 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन से चला जाऊगा। ओए तू ओही नीम हकीम है ना जिसने पिछले हफ्ते सरदूल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ अनूप कुमार एचओडी हैं, ये यूरोलॉजी सफदरजंग हॉस्पिटल से। अनूप कुमार जी बहुत स्वागत है आपका। विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनूप कुमार जी, आज ही सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि अब अस्पतालों में जाने के लिए, अस्पतालों में एडमिट होने के लिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं होगा। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है भारत सरकार के द्वारा। में बेसिकली उन्होंने उन कमियों को दूर करने की कोशिश की है कि कहीं स्टेट्स में टेस्ट आने में 2 से 3 दिन लग रहे हैं और कई जगह तो टेस्ट अवेलेबल भी नहीं हो पा रहा है, किट्स नहीं मिल रही हैं। ऐसे कई स्टेट्स हैं जिसमें लोगों को टेस्ट कराने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं, कई घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है। इसलिए सरकार ने ये आदेश दिया है कि जिनको कोविड सिम्टम्स की सस्पिशन है और डॉक्टर्स को लगता है तो कोविड हो सकता है, तो इस समय क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी रेट सारे स्टेट्स में 30% से ज्यादा हो रही है इसमें, तो इसलिए उनको आप कोविड मान के ही एडमिट कर लीजिए उनको, ताकि ट्रीटमेंट में देरी ना हो। ऐसा ना हो कि इसकी वजह से पेशेंट वेट कर रहा है हॉस्पिटल के बाहर और वहाँ उसके साथ कोई हादसा हो जाए। उसको रोकने के लिए ही सरकार ने एक बड़ा ही प्रशंसनीय कदम उठाया है और मुझे लगता है ऐसे करने से जो पेशेंट्स को दिक्कतें आ रही थी वो काफी हद तक कम हो जाएंगी और उनको सही समय पर इलाज मिल पाएगा। अनूप कुमार जी, लेकिन इससे ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं अब कोई भी व्यक्ति जाकर अस्पतालों में पहुंच सकते हैं, वहां पर उनके पास रिपोर्ट हो या ना हो वहां पर भर्ती हो सकते हैं। दिक्कतें तो अस्पताल प्रशासन को नहीं होंगी, वहां पर भीड़ तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी, क्योंकि अब तक एक डर रहता था लोगों में कि अस्पताल में जाएंगे वहां पर कोरोना की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है, तो बेफिक्र होकर भीड़ शायद बढ़ सकती है। ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि हर अस्पताल में 2 तरह के एरियाज होते हैं। एक होता है कोविड सस्पेक्ट एरिया, जहाँ पर हमें किसी पेशेंट का सस्पिशन होता है, उसको टेस्ट नहीं आया होता है, हम उस पेशेंट को उस एरिया में रखते हैं। तो सभी अस्पतालों में वो एरिया बनाया जाएगा। जो भी पेशेंट के पास रिपोर्ट नहीं है उसको भर्ती जरूर किया जाएगा, लेकिन उसको सस्पेक्टेड एरिया में रखा जाएगा।
और जिसका एक बार रिपोर्ट आ जाएगा तब उसको कोविड वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, मिक्सिंग नहीं होगा कि कोविड और नॉन कोविड पेशेंट का मिक्सिंग नहीं होगा, और इससे ये भी सही रहेगा कि आप पेशेंट को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है विपिन शर्मा जी, एक तरफ तो जो दूसरी लहर है पूरी तरीके से खतरनाक हो चुकी है, तीसरी लहर आने वाली है, ये सभी का कहना, चाहे वो एक्सपर्ट हो या फिर वैज्ञानिक हो, तीसरी लहर आएगी ये भी कंफर्म पूरी तरीके से बताया जा रहा। उसी बीच में ये सरकार का फैसला, कैसे आप इसको देख रहे हैं? पहल करी जाएगी ऐसे आपदा के समय तो उसका स्वागत होना चाहिए उसमें। और देखिए, स्वास्थ्य चिकित्सक बढ़िया बेहतर समझते हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वही समझते हैं अच्छे तरीके से कि इस समय क्या रणनीति अपनानी है। और ऐसे जो पुख्ता कदम उठाए गए हैं तो उसका तो बिल्कुल ढेराए दुरुस्त है और अच्छी बात है, क्योंकि आपने देखा पहले भी जो लैकुनेस थे आपके टीकाकरण अभियान में, कि जिस तरह से देखा हमने ऑक्सीजन के लिए हमारी न्यायपालिका को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और उनको जवाबदेही लेनी पड़ी केंद्र सरकार से कि ये जो ऑक्सीजन का डेफिसिट है उसको लेकर आप अपना रुख साफ करें और हमारे को एक जवाब दें, यहाँ पर अपना पक्ष रखें। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि इस समय चुनौती काफी बड़ी है, और क्योंकि अब औपचारिक तरीके से डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं कि जब यहाँ पर कोविड को आपने औपचारिक तरीके से उसकी घोषणा कर दी है कि ये एयरबॉर्न हो चुकी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये स्थिति कितनी भयावह हो गई है। कि पिछली बारी तो हम बोलते थे कि पहली लहर है कोरोना की, अभी भी हम बोल रहे हैं उसको दूसरी ये लहर है कोरोना की। ये तो सुनामी है, आप खुद समझ सकते हैं इसका प्रकोप कितना गुना ज्यादा है यहाँ पर। तो हमारे को अब कम से कम सरकार को बिना किसी विलंब के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि आप एक मंच पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए। एक मंच पे जब आप खुद बोलते हैं, हमारे स्वास्थ्य चिकित्सक बोल रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी आपको मुमकिन करनी पड़ेगी, हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं वो, तो आप कम्युनिटी स्प्रेड कैसे रोकेंगे, कम्युनिटी ट्रांसमिशन कैसे रोकेंगे अगर आप लॉकडाउन नहीं करते संपूर्ण, वो भी मिलिट्री लॉकडाउन, क्योंकि तभी आपकी स्थिति संभलेगी। वो अलग बात है कि यहाँ पर जीवन और जीविका दोनों का ध्यान रखना है, जीवन भी बचाना है और साथ में जीविका आप समझे कि गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनका क्या हाल होगा। वो तो इस समय भगवान भरोसे बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर सबको संवेदना, ये अगर देखिए स्वास्थ्य चिकित्सक अपनी जगह लगे हैं, वो हमारे कोरोना योद्धा हैं और तमाम और बाकी योद्धा जो हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक देशवासी को वक्त आ गया है कि जब अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। दे कांट अफोर्ड टू लुक द अदर वे, कि जब एक आम आदमी यहाँ पर ग्रस्त है या उसको किसी चीज की आवश्यकता है, हर एक को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। और लॉकडाउन एक पहला सबसे पहले लॉकडाउन की वो होना चाहिए घोषणा, और साथ साथ की जो आपकी जो बाकी लैक्यूनेस है, जो लॉजिस्टिक्स का भाव है, ये हमारे को समझना पड़ेगा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अब तो 40 मुल्क, विश्व के 40 मुल्क हमारे साथ लगे हुए हैं, वहां से हमारे को पूरी मदद दी जा रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, लॉजिस्टिक्स की कमी है। और आपस में जो अभी देखा हमने पीछे, ये भी क्या किसी को समझाने की आवश्यकता है या आपस में इनको हाथ जोड़ के विनती करनी पड़ेगी राजनीतिक दलों को, इनके राजनेताओं को, कि भाई आप राजनीति आप बंद कर दीजिए। देश पे ऐसी आपदा आई हुई है, ऐसे काले बादल मंडरा रहे हैं कि अभी अगर स्थिति नहीं संभली तो बिल्कुल बेकाबू हो जाएगी। और देश पहले ही देखिए, अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे पटरी से बिखरी हुई है, जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं, तो यहाँ पर देश कितने साल पीछे चला जाएगा। अभी ये इस समय हम लोगों को एकजुट होने का समय है कि संकल्प लेना चाहिए कि राजनीति छोड़कर, और मैं तो यहाँ पर बिल्कुल उस बात का स्वागत करूंगा जब विपक्ष की तरफ से ये सुझाव आ रहा है कि प्रधानमंत्री को तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर बताना चाहिए कि हमारा रोड मैप क्या है, क्या रणनीति रहेगी। और लेकिन यहाँ पर मैं अगर विपक्ष की भी बात करूं, सारे विपक्ष की बात नहीं कर रहा, वहां पर भी उनको राजनीति से बचना चाहिए। उनको भी आप बरी नहीं कर सकते इस बात से कि पिछली बार जब ताली और थाली बजाई उसका भी उपहास करा कुछ लोगों ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की, ये भूल गए कि वो ताली और थाली जो बजाई थी वो उन महान योद्धाओं के लिए जो अपनी जान की बाजी लगाकर लगे हुए थे ग्राउंड जीरो पर, हम लोगों को सुरक्षा कवच पहनाने के लिए। और यहाँ पर ये, और उसके बाद भी टीकाकरण का अभियान जब शुरू हुआ, पहले टीके का इंतजार था, उसके बाद भी राजनीति थमने का नाम नहीं लिया राजनीति ने, वहां पर भी बोलने लगे, चाहे भाजपा के दफ्तर में टीका बना था, अब आज उसी टीके की हमारे को महत्व समझ आती है। और पहले आप फौज की भी बात ले लीजिए, आज राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि प्रश्न ऐसा पूछा और मुद्दा ऐसा ज्वलन है, ऐसी गंभीर समस्या हमारे सर पर आन पड़ी है, हमारे को समझना पड़ेगा कि आज भी हमें भी देखिए फौज का महत्व समझ आता है। वो पहले कुछ लोग ऐसे आवाज उठाते थे, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक करार दे देते थे, सेना के मुखिया को सड़क का गुंडा बोल रहे थे। अब समझना पड़ेगा कि यहाँ पर सब चीजों से ऊपर उठकर अपने मतभेद बुलाकर सबसे पहले
देश को उभारना ठीक है और हरेक को अपनी भूमिका ब्रेक के निभानी लिए यहाँ पड़ेगी। पर रुकना होगा, आपको रोकूंगी, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद सवाल यही होगा कि जो तीसरी लहर आएगी बच्चों में किस तरीके से अटैक कर सकती है, कैसे बच्चों को सावधान रखा जा सकता है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। covid.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो तीसरी जो लहर आने वाली है उसको लेकर डर सबसे ज्यादा बच्चों में है। अनूप कुमार जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि जो तीसरी लहर है उसका डर तो है ही, अब दिक्कत सबसे ज्यादा ये है कि बच्चों में किस तरीके से वो प्रभावित हो सकती है, कैसे बच्चों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं और लॉकडाउन में वैसे ही डरे हुए हैं। बिल्कुल काजल जी, हमें देखना पड़ेगा। जो फर्स्ट वेव आया था तब हमारे जो पेशेंट थे वो एल्डरली पेशेंट ज्यादा अफेक्ट हुए थे, 65 ईयर्स के अबव जिनको कोमोबिड कंडीशन था। अभी जो सेकंड वेव है इसमें हमारे यंग पेशेंट भी अफेक्ट हो रहे हैं और कुछ चिल्ड्रन भी अफेक्ट हुए हैं। तो फर्स्ट वेव में जो बच्चे हुए थे वो 1 to 2% हुए थे। सेकंड वेव में अभी हमारे पास डाटा आया है कि 4 to 5% तक बच्चे अफेक्ट हो चुके हैं, जिसमें कईयों में तो माइल्ड डिजीज है बट कईयों में मॉडरेट भी देखा गया है। तो अभी ये देखा जा रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन बच्चों के लिए अभी तक नहीं बना है, इसलिए जो नेक्स्ट वेव जो आएगी वो बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि तब तक बाकी लोगों में तो इम्यूनिटी बन जाएगी वैक्सीन से या इन्फेक्शन से। इन बच्चे क्योंकि अभी भी इससे वैक्सीन से बचे हुए हैं, उनके ऊपर ज्यादा इसका प्रभाव आ सकता है। इसीलिए ये जरूरी है कि हमारे सभी देश भर में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डेडिकेटेड चिल्ड्रन कोविड सेंटर्स बनाने चाहिए, जहां पर हमें पीडियाट्रिक और नियोनेटल आईसीयूज बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको देखना है जो वेंटिलेटर बच्चों में यूज करते हैं वो अलग होता है, एडल्ट से अलग होता है, नंबर 1। जो मास्क में यूज करते हैं वो भी एडल्ट से अलग होता है, और जो ट्रेन मैन पावर इनको देखता है बच्चों को वो एडल्ट से अलग होता है, तो मैन पावर भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। और चौथा, जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से कम, उनके साथ हमें उनकी पेरेंट्स को भी रखना पड़ता है, मदर या फादर को साथ में रहना पड़ेगा, उसकी अलग से हमें इंतजाम करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कितने हमारे सामने मुश्किल हालात हो सकते हैं आगे, अगर हमने अभी से इसके लिए काम नहीं किया। इसलिए अभी जनता को कहा जा रहा है कि बच्चों को बिल्कुल घर से बाहर ना निकालें, उनको अंदर ही रखें। जो बच्चे 12 साल से ऊपर है वो तो मास्क पहन सकते हैं, लेकिन जो 12 साल से कम के बच्चे उनको मास्क पहनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको घर के अंदर ही रखें। अगर घर में किसी एक फैमिली मेंबर्स को कोरोना हो गया है, सस्पिशियस है, तो उसको तुरंत आइसोलेट कर दें और बच्चे को उससे बिल्कुल दूर रखें।
ये हमें आज समय सावधानी बरत सकते हैं और आने वाले समय में वैक्सीन आने की पूरी उम्मीद है। कनाडा में ऑलरेडी फाइजर वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है 12 साल से 16 साल के बीच के बच्चों के लिए, और यूएस में ऑलरेडी मिलने वाला है। तो मुझे लगता है भारत में भी अगले 1 से 2 महीने के बाद हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी जो बच्चों को लगा पाएंगे। लेकिन अनूप जी, जैसा आप ही अभी बता रहे कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर अपने माता पिता पर ही निर्भर होते हैं पूरी तरीके से। अगर बच्चों को कुछ होता है, बच्चों को कोई दिक्कत होती है, तो सबसे बड़ी बात उनके पेरेंट्स को खतरा हो सकता है। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा बच्चों को इन्फेक्शन आएगा कहाँ से। बच्चों को इन्फेक्शन आएगा उनके पेरेंट्स से ही आएगा। जैसे हम फर्स्ट वेव में कह रहे थे कि जो यंग हैं वो बाहर जाते हैं, इन्फेक्शन लाके अपने पेरेंट्स जो एल्डरली उनको उन्होंने इन्फेक्ट किया। अब थर्ड वेव में ऐसे ही होगा, जो यंग पेशेंट, यंग जो मेंबर्स बाहर जाएंगे उन्हीं के थ्रू इन्फेक्शन बच्चों को मिलने वाला है, क्योंकि बच्चे नॉर्मली बाहर नहीं जाते हैं अनलेस और अनटिल उनको जो है किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम उसके लिए ले जाना पड़े। तो बच्चों को इन्फेक्शन मिलेगा उनके पेरेंट्स से ही, उनके रिश्तेदारों से ही। तो अगर हम उनके जो रिश्तेदार है उनको हम समझा दें कि कुछ भी हो जाए आपको बच्चों को संभाल के रखना है, उनसे दूर रखना है, और उनका वैक्सीनेशन हमारा अगर शुरू हो जाए अगले 2-3 महीनों में बच्चों का, तो डेफिनेटली हम बच्चों की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, बच्चों की प्रॉब्लम को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। विपिन शर्मा जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि हमारे देश में इस समय हालात वो हो गए हैं, एक तरफ तो कोरोना की जंग लड़ी जा रही है, कोरोना से लड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन सफलता बिल्कुल भी ना तो राज्यों की तरफ से दिखाई दे रही है, ना ही केंद्र सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ लड़ाई हो रही है यहाँ पर, केंद्र सरकार राज्य सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार सिर्फ एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन इतना तो मानना होगा कि दोनों ही सरकारें फेल हैं अब तक हमने जो देखा। नहीं इसमें कि अगर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो वक्त राज्य सरकारों को भी नहीं माफ करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर एक का दोष है तो सबका दोष है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब श्रेय लेने की बारी आती है तो सबसे पहले लोग खड़े होते हैं आगे कतार में, लेकिन जब पल्ला झाड़ने की बारी आती है या जिम्मेदारी किसी चीज की लेने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पर कैसे आप जिम्मेदारी भी लीजिए, अगर आप श्रेय ले रहे हैं तो आपको हक बनता है, अगर आपकी विफलता रही है तो उसकी भी जिम्मेदारी आप लें। बहरहाल मुद्दा यह है, मैं कुछ सुझाव जरूर बोलना चाहूंगा कि जो यूरोपियन मॉडल है, आप अमेरिका की भी बात करें खास तौर पे, वहां पर जो जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ है वो कमाल का हुआ है। वैक्सीनेशन, लोग गाड़ियों में जा रहे हैं, वहां पर टीकाकरण हुआ है। और जब एक हम ऑनलाइन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री और मोदी सरकार की बात करें, डिजिटल इंडिया को तवज्जो दी जा रही है, आजकल ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, जितने लैब से लोग घर पे आ रहे हैं उनके वॉलंटियर्स, उनके जितने लैब के काम करने वाले हैं, तो वहां पर वो जितने टेक्नीशियंस आते हैं, तो वहां पर ऐसा क्यों नहीं करा जा सकता ये सुविधा कि आप जो टीकाकरण आपने अगर उसको और स्ट्रीमलाइन करना है, कमी पेशियां जो पहले रह गई पहले अभियान में, पहले चरण में, उसको अगर आपने दूर करना है, घरों तक भी वो सेवा दी जाए ताकि आप उसको और एग्रेसिव कर पाए। क्योंकि पहला सर्वप्रथम कदम तो सरकार को ये उठाना चाहिए कि आप तुरंत लॉकडाउन की घोषणा कर दे, तभी स्थिति संभलेगी, क्योंकि आपका कम्युनिटी स्प्रेड रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब तो ये तीसरे चरण की जो बात करी जा रही है, अंदेशा जताया जा रहा है, वो आप रणदीप गुलेरिया जी की बात करें तो बिल्कुल जिनको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, जब वो आपको बिल्कुल सचेत कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या कदम उठाने हैं, लॉकडाउन की घोषणा, लॉकडाउन के मेजर्स आपको इम्पोज करिए जल्दी से जल्द, तो उस काम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि पानी बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाए। और एक मैंने ये कदम बोला, दूसरा मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि आपको जो कोर्ट की तरफ से एक हिदायत दी गई है, सुझाव दी गया है केंद्र सरकार को कि इमरजेंसी बफर स्टॉक्स बनाए ऑक्सीजन के, तो वो बिल्कुल, और उसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। ये नहीं कि एक ही जगह केंद्र के पास सारी उसकी पावर हो, वहां पर डिसेंट्रलाइज कर दिए। फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, यहाँ पर वो सब चीजों को करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हम तुरंत इस तरह के इनोवेटिव कदम नहीं उठाते, साथ में सबसे बड़ी जरूरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो जीएसटी हटा देनी चाहिए, जो आपके जो ऑक्सीमीटर्स हैं, आपके वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन है, सिलेंडर्स हैं, एसेंशियल ड्रग्स हैं, उस पर आप तुरंत जीएसटी हटा दीजिए, एक कैप कर दीजिए। अब पहले तो हमने देखा कि जो एम्बुलेंस की कीमत वो एयर एम्बुलेंस से ज्यादा हो गई थी, अब वो अलग बात है, उस पर अब रोक लगी है, नकेल कसी गई है और वो उस पर कैपिंग हो गई है प्राइस पे। लेकिन यहाँ पर अभी जो है वो समझ आता है, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, एकाएक हमारे सर पे ये दूसरे कोरोना की मार पड़ी है। हमने सपने में सोचा था नहीं कि इतना भयावह स्थिति हो जाएगी, लेकिन अभी भी हम लोग सुध ले सकते हैं, हम लोग स्थिति को संभाल सकते हैं, बशर्ते हम राजनीति खत्म कर दें, ये जो आरोप प्रत्यारोप। और दूसरी बात, एकजुट हो जाए, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, सरकार, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोग अपना काम करें। और मैं उसी बात को जरूर बोलना चाहूंगा कि हर एक नागरिक को, मध्यम वर्ग के जो है वो देखें कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको वो अपने तरीके से कैसे जिम्मेदारी निभा सकते हैं, क्योंकि अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो उनका क्या हाल होगा। अपने आप मुंह मोड़ के नहीं देख सकते कि हम तो सुरक्षित हैं, उनका देखा जाएगा, राम भरोसे, भगवान भरोसे।
कॉर्पोरेट वर्ल्ड अपना कॉर्पोरेट जगत है वो तरीके से करे, वो कर भी रहे हैं। ठीक है अनुप कुमार जी, इस समय हालात ये है कि हमारे देश में कंफ्यूजन की स्थिति है। कंफ्यूजन ये है कि हम इस दूसरी लहर से लड़ाई लड़े या फिर हम तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर लें। देखिए काजल जी, सवाल ये है कि अभी जो सेकंड वेव चल रहा है हमें उसको डेफिनेटली और अच्छे तरीके से टैकल करना है और थर्ड वेव की भी तैयारी करनी है। तो उसको हम बोलते हैं इमीडिएट मेजर्स क्या लेना है, देन शॉर्ट टर्म मेजर क्या लेने हैं, फिर लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या लेने। 3 कैटेगरी में हमें मेजर्स लेने होंगे और भारत सरकार इस पर काम भी कर रही है। आप देख रहे हैं इमीडिएट के लिए हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना था, हमें नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने थे, ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त करनी थी, हमें दवाइयों की कंजप्शन क्योंकि बढ़ रही है तो दवाइयों का प्रोडक्शन बढ़ाना था। ये सब कुछ अभी समय चल रहा है, ये इमीडिएट मेजर्स हैं। नंबर 2, हमें इमीडिएटली जो एक्सपोजर है जनता का वो कम करना था, इसलिए कई कई जगह पर लॉकडाउन लगा दिया गया। अब जो है वैक्सीनेशन ड्राइव को जो रैंप अप करना है, ये हमारा मिड टर्म यानी कि इंटरमीडिएट टर्म मेजर मिलेगा, जिसमें हमें और फॉरेन कंपनीज को भी अप्रूवल देना पड़ सकता है। आप जानते हैं स्पुतनिक ऑलरेडी आ रही है और इसके अलावा कुछ और कंपनीज हैं जिन्होंने अप्लाई किया, डेफिनेटली उनको भी अप्रूवल मिल जाएगा। तो आप जब वैक्सीनेशन ड्राइव को रैंप अप कर देंगे, ये आपका इंटरमीडिएट टर्म है। और जो लॉन्ग टर्म मेजर है वो आपका थर्ड वेव वाली बात हम कर रहे हैं, यानी कि आपको बफर स्टॉक रखना पड़ेगा, ना सिर्फ ऑक्सीजन का, ना सिर्फ बेड्स का, बल्कि हेल्थ केयर वर्कर्स। ये आई थिंक ऐसी चीज है जो आने वाले समय में हमें देखेंगे कि काफी क्रंच हो जाएगा। बिल्कुल और मदद भी करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इस समय खतरा बहुत ज्यादा है। दूसरी लहर पूरी तरीके से खतरनाक, तीसरी लहर की तैयारी करके रखनी होगी पब्लिक को भी, अस्पताल प्रशासन को भी और सरकार को भी। राष्ट्रधर्म में फिलहाल इतना ही। आप देख रही है ANB न्यूज। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक,